नमस्कार, मैं पूनम प्रजापत। विद्या भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपन पीछे के वीडियो में आपने पढ़ा होगा बच्चों, आगे डिस्कस कर रहे हैं अपन कि ठोस का प्रकार पढ़ा था। सबसे पहले वीडियो में जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो था, उसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, ठोस का एक प्रकार आणविक ठोस, जिसके अंदर 3 भाग पढ़ाए गए थे। कौन कौन से? ध्रुवीय ठोस, अध्रुवीय ठोस और हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस। उसका पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया था। उसके बाद अपन ने उसके एग्जाम्पल्स भी देखे थे, कैसी प्रवृत्ति होती है वो भी डिस्कस किया था। उसके क्रम में बेटा आज अपन नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे क्या है आपका अगला प्रकार। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ठोसों के कितने प्रकार होते हैं बेटा, 4 प्रकार। कौन कौन से होते हैं? आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस तथा धात्विक ठोस। तो इन चारों के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे, तो कंटिन्यू अपने चल ही रहे हैं। तो पहला हो चुका था और सेकंड पार्ट जो है वो आज अपन डिस्कस करेंगे। ठोस का अगला प्रकार है आपका कौन सा बेटा? आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस क्या होते हैं और वो किस प्रकार से डिफाइन करता है? तो थोड़ा पहले अपन लिख लेते हैं कि इनका क्लासिफिकेशन जो है वो किस आधार पर किया गया है। किस आधार पर किया गया है? अवयवी कण जो है आपके, अवयवी कणों के मध्य उपस्थित बंध के आधार पर ये क्लासिफिकेशन किया गया है, जो पीछे भी डिस्कस किया गया था। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है आज क्लासिफिकेशन का, वो क्या है आपका? आयनिक ठोस। क्या है बेटा? आयनिक ठोस, राइट। आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस के बारे में बात करेंगे, लेकिन बात करने से पहले किन टॉपिक्स पर अपन डिस्कस करेंगे वो थोड़ा सा रीड कर लेंगे। तो अपना आयनिक ठोस के अंदर जो पहला टॉपिक होगा वो क्या होगा आपका? अवयवी कण, यानी अवयवी जो कण हैं वो किस प्रवृत्ति के होंगे। उसके बाद आप दूसरा टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो क्या होगा आपका? भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति। उसके बाद अगला जो आप डिस्कस करेंगे वो होगा आपका बंध की प्रकृति या आकर्षण बल। उसके बाद आप पढ़ेंगे चौथा टॉपिक आपका चालकता। उसके बाद आप डिस्कस करेंगे गलनांक और क्वथनांक के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अपना लास्ट टॉपिक होगा, उसके उदाहरण के बारे में अपन डिस्कस करेंगे ताकि अपने को वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये था आपका आयनिक ठोस के टॉपिक्स, जिनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ अपन समझते जाएंगे कि ये क्या कहना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आयनिक ठोस। आयनिक ठोस शुरू से करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका जनरल इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। जब भी ये नाम अपने लेते हैं, आयनिक ठोस के बारे में अपन बात करते हैं, तो एक चीज़ दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाती है। आयनिक मतलब 2 आयन्स, राइट। एक तो एनायन और एक कैटायन, यानी एक तो क्या होता है धनायन और एक क्या होता है बेटा ऋणायन। तो 2 क्या होते हैं आपके प्रकार होते हैं, यानी कि जो आयनिक ठोस होते हैं वो किस प्रकार से फॉर्मेट होते हैं, फॉर्मेशन उनका किस प्रकार से किया जाता है, तो वो होते हैं धनायन प्लस ऋणायन। धनायन और ऋणायन जब आपस में मिलते हैं तो किस प्रकार के ठोस बनते हैं बेटा? आयनिक ठोस। तो इसमें अपन बात करेंगे, आयनिक ठोस के अंदर बात करेंगे तो अवयवी कण किस रूप में होंगे बेटा? आयन्स के रूप में पाए जाएंगे। किस रूप में होंगे? आयन के रूप में हो गए। आयन के रूप में बात करने के बाद अपन चलते हैं इसकी भौतिक प्रवृत्ति। अपन जानते हैं कि जब भी आयन होंगे, धनायन और ऋणायन, तो इनके बीच जो बंध होगा वो प्रबल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इनकी प्रवृत्ति कैसी होगी बेटा? ये कैसे होंगे? कठोर प्रवृत्ति के होंगे, राइट। इनके मध्य आकर्षण बल कैसा पाया जाएगा? तो आकर्षण बल आयनों के मध्य कैसा होता है? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल किनके मध्य पाया जाता है? आयनिक ठोसों में उपस्थित आयनों के मध्य जो बंध की प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के प्रकार की होती है। अब बात करते हैं चालकता।
पीछे आपने देखा कि चालकता अगर अपन बात कर रहे हैं तो यदि अपन देखें कठोर है तो चालकता कैसी हो रही थी, कुचालक लाइक हो रही थी, है ना। तो यहाँ पर यदि आप आयनिक ठोस की बात करेंगे तो चालकता में थोड़ा सा चेंज है। क्या है कि यदि आयंस ठोस अवस्था में है तो ये क्या होंगे, विद्युत के कुचालक। वहीं यदि ये किस रूप में होंगे बेटा, गलित या जलीय विलयन के रूप में होंगे, जलीय विलयन के रूप में होंगे तो उस समय इनकी चालकता कैसी हो जाएगी, ये क्या होंगे, विद्युत के सुचालक होंगे। यानी ये चालकता प्रदर्शित करेंगे किस समय, जब ये क्या होंगे, गलित या जलीय विलयन में उपस्थित होंगे। अर्थात अपन जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें नमक को रखो, उसमें से धारा का प्रवाह करो, संभव नहीं है। वहीं नमक का सॉल्यूशन आप एक पात्र में डालो और इसके अंदर पानी डालो तो एक सॉल्यूशन तैयार हो गया। इस सॉल्यूशन को यदि आप अब इसके अंदर 2 छड़ लगाकर यदि आप धारा का प्रवाह करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लगा हुआ बल्ब क्या होगा, जलने लग जाता है। तो इस प्रकार कहा गया कि ये ठोस अवस्था में जब अपन किसी पात्र में केवल नमक ले रहे हैं, केवल NaCl डाला और छड़ लगाकर अपन ने धारा का प्रवाह किया तो वो संभव नहीं है, क्योंकि ठोस अवस्था में आयंस जो होते हैं वो क्या नहीं होते हैं, आयनिक ठोस जो होते हैं वो अपने आयनों में टूटते नहीं हैं। वहीं गलित अवस्था में ये अपने आयनों में टूट जाते हैं और धारा का प्रवाह होता है, वहीं बल्ब जलने लग जाता है। तो आगे चलते हैं, इसी को बढ़ते हुए आगे क्रम में कि गलनांक और क्वथनांक। जब ये कठोर है बेटा तो इसकी गलनांक क्वथनांक क्या होंगे, ऑफकोर्स क्या होंगे बेटा, उच्च होंगे। याद करने की कुछ ट्रिक्स होती है जिसके आधार पर अपन उसको याद कर सकते हैं, क्योंकि रटना संभव नहीं है, हर चीज़ का सॉल्यूशन रटना नहीं है, समझना हर चीज़ का सॉल्यूशन है। तो अपन कहते हैं अवयवीकरण आयन है। आयन क्यों है, नाम से स्पष्ट है, आयंस होते हैं, राइट। भौतिक प्रवृत्ति, आयन जब आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में प्रबलतम बंध होता है, इसका मतलब ये कठोर हो गए। कठोर होने के बाद प्रवृत्ति प्रबल है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल। उसके बाद में अपन बात करेंगे चालकता, तो चालकता ठोस में तो ये क्या होंगे, कुचालक, जबकि वही गलित अवस्था में बात करूं तो कैसे हो जाते हैं, सुचालक। और गलनांक क्वथनांक क्या होंगे, उच्च। उदाहरण की बात करें तो क्या बेटा, NaCl, K2SO4, KCl, ये सब क्या हैं, आपके आयनिक ठोसों के एग्जाम्पल्स हैं। ये था आपके आयनिक ठोसों के बारे में। अब आगे चलते हैं अपन, अगला डिस्क्रिप्शन अपन देते हैं आयनिक ठोस के बारे में। अगला है आपका क्या, अगला टॉपिक है धात्विक ठोस। क्या है बेटा, धात्विक ठोस। अब धात्विक ठोस क्या होते हैं और इनको किस तरह से डिफाइन किया गया है, इनको अपन किस तरह से समझ सकते हैं, तो ये सब अपन यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला टॉपिक होगा आपका क्या बेटा, धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस के बारे में अपन थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। आइए, धात्विक ठोस, ठीक है। धात्विक ठोस है ना, केमिस्ट्री में तो कोई भी धातु का नाम आता है तो अपन समझ जाते हैं कि पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या हैं, आपके धात्विक ठोस है, राइट। धातु है, उन सब में क्या है, धातुएं हैं, तो धात्विक ठोस कहा जाता है। तो धातु का नाम जब भी आता है तो अपन यूँ कहते हैं कि जब धातुएं आपस में जुड़ी हुई होती है तो उनके बीच का बंध क्या कहलाता है बेटा, धात्विक बंध। या मैं एग्जाम्पल से समझाऊं कि एक पूरी सरफेस है जिसके अंदर एक एग्जाम्पल लूँ, कोई भी धातु अपन उठाऊँ, जैसे आयरन, एक अपने पास सरफेस है जिसके अंदर बहुत सारे आयरन के मॉलिक्यूल्स को अरेंज किया गया है, राइट। और वो जो आयरन का मॉलिक्यूल है वो इस तरह से बॉन्डेड है तो उनके बीच की बॉन्ड नेचर जो अपन बताएंगे वो क्या कहलाएगा, धात्विक बंध, राइट। तो वो धात्विक बंध किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, आप उसको किस तरह से समझाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि धात्विक बंध किस प्रकार से प्रदर्शित होते हैं। तो चलते हैं धात्विक बंध के बारे में अपन बात करते हैं। तो एक जनरल सा एक टॉपिक है जिसे मैं समझा रही हूँ कि धात्विक बंध किस प्रकार से धातुएं आपस में किस नेचर में बंधी हुई होती है। लाइक आयरन, अपने पास Fe एक धातु है, ठीक है। ये धातु जो है आपकी, इस धातु के बारे में अपन बात करें तो सबसे पहले इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, 26। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन लिखें तो कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, ये क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन दें बाह्यतम कोश में आयरन Fe 26, तो अपन कहते हैं 4s2 3d6, तो 4s2 3d6, 4s2 ये हो गया और 3d 1 2 3 4 5 देन 6, राइट। तो ये है आपका 4s2 3d6। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया बेटा, ये आ गया आपके
आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब धातुओं के लिए इसको कैसे आप डिस्कस करते हैं, तो अपन देखते हैं कि कोई भी धातु के अंदर, किसी भी धातु के अंदर बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर उस धातु के आंतरिक कोश में इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, कर्नेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किसको कहा जाता है, किसी भी धातु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक को मिलाकर एक नई संरचना का नाम दिया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, कर्नेल। यानी आप डिस्कस कर सकते हैं या परिभाषा याद कर सकते हैं, कर्नेल क्या है, व्हाट इज द कर्नेल। तो कर्नेल क्या है, किसी भी धातु के संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन को छोड़कर आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक को सम्मिलित रूप से कर्नेल कहा जाता है। या आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप इस परिभाषा को अपने नोट्स में भी उतार सकें, राइट। कर्नेल क्या है, किसी भी धातु के संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है बेटा, कर्नेल कहा जाता है। यानी कि कर्नेल ही क्या है, एक धातु के अंदर जो अपन बॉन्डिंग नेचर पढ़ेंगे वो उसको डिफाइन करता है। तो अब कर्नेल अपने पास आ गया, तो अपन देखते हैं कि बहुत सारे, एक ही तो कर्नेल नहीं है ना किसी भी धातु, किसी भी परत के अंदर। जैसे बहुत सारे, एक अपने पास आयरन की पूरी सीट है, उस सीट के ऊपर क्या है, बहुत सारे आयरन रखे हुए हैं, तो बहुत सारे हैं ना। तो ये आयरन जो रखे गए हैं वो किस फॉर्म में रखे गए हैं बेटा, कर्नेल के रूप में। अब कर्नेल जब अपन रखते हैं तो उसके बाद इनके चारों तरफ जो बाह्य स्तर होता है उस पर संयोजकता कोश के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉन्स, संयोजकता कोश में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो आयरन में देखो कितने हैं, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अपन कितने अरेंज कर देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही 4 इलेक्ट्रॉन इसके, ऐसे ही 4 इलेक्ट्रॉन इसके। ये आयरन का कर्नेल, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से अरेंज कर दिए। ये आयरन का कर्नेल, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे अरेंज कर दिए। फिर आयरन का कर्नेल, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स। तो आप शायद देख रहे होंगे कि अपन दूर से देखें तो ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का एक समुद्र बना हुआ है। उसके अंदर जो कर्नेल है वो आइस क्यूब की तरह दिखाई दे रहा है। लाइक अपन एक मूवी थी टाइटैनिक, उसके अंदर जो है ना ग्लेशियर निकला था, तो वैसा ही इसमें शो होता है। तो इसमें क्या है कि अपन जब आयरन को इस तरह से अरेंज देखते हैं तो धात्विक ठोस जो होता है उनमें धातुओं के जो बीच में बंद होता है वो इसी तरह से अरेंज किया जाता है। यानी कर्नेल और उसके इलेक्ट्रॉनों के बीच में इस तरह की बॉन्डिंग नेचर दिखाई देती है। तो ये आपके धात्विक ठोस में बॉन्डिंग नेचर को समझाया गया है। तो अच्छे से समझना है इस चीज को। इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में विस्थानिकृत धातु दिखाई दे रही है। तो अपन देखते हैं इसके अंदर, आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं किनकी, अवयवी कणों की। तो धातु में क्या होंगे, जो अवयवी कण होंगे किस रूप में पाए जाएंगे, धातु के रूप में पाए जाएंगे, राइट। भौतिक प्रवृत्ति देखें तो भौतिक प्रवृत्ति कैसी होगी इनकी भी, कठोर, राइट। उसके बाद में आकर्षण बल की बात करें तो ये आकर्षण बल कैसा होगा इनके मध्य, ये तो कठोर हो गए, आकर्षण बल कैसा है, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धातु या क्या लिखेंगे, कर्नेल। अब मैं इसको डिस्क्रिप्शन देना ज़रूरी नहीं है क्योंकि मैं पहले इसको बिल्कुल अच्छे से डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, राइट। चालकता, ये क्या होते हैं, धातुएं हमेशा विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती हैं, चाहे वो ठोस हो चाहे वो द्रव हो। गलनांक पतनांक क्या होंगे बेटा, उच्च होंगे। देखो कठोर तो
उच्च है। उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर धातुओं में जितने भी अपने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, लाइक आयरन, एल्यूमिनियम तो पी ब्लॉक का है बट है ना, कॉपर, जिंक, ये सब क्या है आपके धात्विक ठोसों को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे चलते हैं, अपना अगला क्लासिफिकेशन है जो क्या है आपका धात्विक ठोस हो गया, आणविक ठोस हो गया, सॉरी आयनिक ठोस हो गया, आणविक ठोस हो गया। अब लास्ट आपका कौन सा है, सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सहसंयोजक ठोस क्या है? सहसंयोजक ठोस या फिर से अपन क्या नाम दे सकते हैं, नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक ठोस या फिर आप इसे क्या बोल सकते हैं, नेटवर्क ठोस। नेटवर्क ठोस मतलब ये आपस में साझेदारी, नेटवर्किंग क्या होती है, साझा ही तो है, एक लोग दूसरे लोग से बात करते हैं या उनसे जुड़ते हैं तो एक साझेदारी तो है, नेटवर्किंग अच्छी है मतलब उनमें अच्छी कम्युनिकेशन है। तो वैसा ही यहाँ पर अपन देखेंगे कि सहसंयोजक ठोस किस प्रकार के होते हैं। तो इसके अंदर जो अवयवीकरण अपन देखेंगे बेटा वो किस रूप में होंगे, परमाणु के रूप में पाए जाएंगे। किस रूप में होते हैं, परमाणु, यानी परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके क्या करते हैं, सहसंयोजक ठोस का निर्माण करते हैं। भौतिक प्रवृत्ति में देखें तो ये भी क्या होते हैं, कठोर। सहसंयोजक ठोस सबसे ज्यादा कठोर प्रवृत्ति में पाया जाता है। आकर्षण बल कैसा होगा, साझा। सहसंयोजक नाम से ही स्पष्ट है, सहसंयोजक बंध, राइट। चालकता, विद्युत के क्या होंगे बेटा, कुचालक। उसके बाद इनके गलनांक क्वथनांक भी क्या होंगे, उच्च। ये और इनके उदाहरण अपन बात करें लाइक हीरा, सही है। आज तक की बात करें तो सबसे ज़्यादा अर्थ पर जो सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ अपने पास उपस्थित है वो क्या है आपका, हीरा। डायमंड सबसे ज़्यादा कठोर होता है, लाइक सिलिकॉन कार्बाइड SiC, है ना। एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये भी क्या है आपका एक बहुत ही कठोर प्रवृत्ति का सहसंयोजक ठोस पाया जाता है। अब थोड़ा सा इसका डिटेल पढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें दो एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लासिफाइड कर सकते हैं आप। कौन कौन से हैं, हीरा और क्या है बेटा आपका, ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट क्या है, किस तरह से अरेंज होता है, मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं। आप सब जानते हैं कि हीरा और ग्रेफाइट जो है बेटा वो कार्बन के क्या हैं, अपर रूप हैं। अपर रूप है, अपर रूप मतलब जो परमाणु है वो तो कार्बन ही है लेकिन उनके जो कैरेक्टर्स हैं यानी गुण जो है वो चेंज है, यानी कि उनके जुड़ने का क्रम भी बदल जाता है तो उनके कैरेक्टर्स थोड़े चेंज हो जाते हैं। तो इसमें हीरा और ग्रेफाइट की बात करें तो हीरे की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह से होती है। किस तरह से, देखिए एक मॉलिक्यूल जो होता है वो इस तरह से अरेंज किया जाता है। ये एक चतुष्फलक की संरचना आपको दिखाई दे रही है। ये क्या है आपका, कार्बन, ठीक है। कार्बन जो है वो अन्य 4 संयोजकता पूरी कर रहा है, यानी कि 4 अदर एलिमेंट से वो क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। अन्य परमाणु 4 अन्य परमाणु से वो जुड़ सकता है। तो इस प्रकार कार्बन की जो संरचना अपन बताएंगे, हीरे की संरचना वो कैसी होती है, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय, ठीक है, चतुष्फलकीय आ गया। उसके बाद इसमें यदि अपन संकरण की बात करें तो किस प्रकार का पाया जाता है, sp3 लाइक पाया जाता है। दूसरी बात, इनमें जो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो चारों इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध से बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रक्चर में जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए जो हीरा होता है वो अत्यधिक कठोर प्रवृत्ति का पाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अपन चलें ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, हेक्सागोनल रिंग। पर मैं यहाँ पर इसको रिंग बोलूँ ये ठीक नहीं है, अपन ये कहेंगे एक इस प्रकार की संरचना होती है जिसमें 6 कार्बन जो होते हैं वो स्पेसिफिक रूप से अरेंज होते हैं। इस प्रकार की संरचना अपने को दिखाई देती है। अब आप देख रहे होंगे कि अपने पास जो कार्बन है वो एक कार्बन कितने बंध बना रहा है ना। तो अपन देखते हैं, देखो एक ये कार्बन रहा, ये एक बंध, दूसरा बंध, अब ये कार्बन जो है वो इस तरह से तीसरा बंध भी बना रहा है ना। तो 3 बंध तो वो बना रहा है लेकिन चौथा बंध नहीं है उसके पास, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या है उसके पास, फ्री है। यानी इस तरह से अपन देखें तो चौथा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक दुर्बलतम बंध को फॉर्मेशन देता है। कौन, इलेक्ट्रॉन किसका, कार्बन का। कौन से कार्बन का,
इसके अंदर जो अपने पास चौथा जो है वो कार्बन की चौथी संयोजकता जो होती है वो बिल्कुल फ्री होती है, यानी कि चौथा इलेक्ट्रॉन किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए थोड़ा रैंडमली उसको जोड़ा जाता है, एक वीक बॉन्ड से उसे प्रदर्शित किया जाता है। इस वीक बॉन्ड को नाम दिया जाता है वैन डर वाल बंध। वैन डर वाल बंध एक दुर्बल प्रवृत्ति का बंध होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये कठोर ना होकर किस प्रवृत्ति में हो जाते हैं, मुलायम प्रवृत्ति में हो जाते हैं। और दूसरा, ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं, यानी कि ये एक सहसंयोजक ठोस तो है, लेकिन ये जो ग्रेफाइट है आपका वो अपवाद के रूप में क्या होता है, उपस्थित होता है। इस प्रकार ये था आपका एक क्लासिफिकेशन जो कि पूरा हो चुका है। क्लासिफिकेशन अपन रीड कर चुके हैं, जिसके अंदर अपन ने 4 क्लासिफिकेशन, एक क्लासिफिकेशन आपका स्पेसिफिक रूप से पहले वीडियो में दिया गया था और इस वीडियो में 3 क्लासिफिकेशन को पूरा किया गया है। कौन कौन सा? आयनिक, धात्विक और सहसंयोजक ठोस। तो आप सब बच्चे नोट्स में भी लिखेंगे, जो चीज़ आपको पढ़ाई गई है वो वीडियो में देखकर बोर्ड पर जो समझाया गया है उसे पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसको रीड करेंगे। थैंक यू।